हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे कंप्लीट मनोविज्ञान सॉल्व करेंगे बाय थ्योरी एंड ऑल्सो एमसीक्यूज। सामान्य परिभाषा: मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और अनुभव का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन, वॉटसन ने इसको सकारात्मक, धनात्मक और निश्चित विज्ञान कहा। व्यवहार का सकारात्मक, धनात्मक और निश्चित व्यवहार। क्रो व क्रो ने मानव संबंधों का अध्ययन। मैकडूगल ने व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। वुडवर्थ ने वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन। स्किनर ने जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। बोरिंग, लैंगफेल्ड और वेल्ड ने मानव प्रकृतियों का अध्ययन। सेंट्रॉक ने मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन। पिल्सबरी ने मानव व्यवहार का विज्ञान है। और बोरोन ने विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है। व्यवहार के विज्ञान के रूप में उत्तम ढंग से परिभाषित किया जाता है, बैरोन ने कहा। यहाँ पे सामान्य मनोवैज्ञानिक, असामान्य मनोवैज्ञानिक और पशु मनोवैज्ञानिक हैं। इसमें सामान्य मनोवैज्ञानिक क्या है? शुद्ध मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिक मनोवैज्ञानिक, समूह मनोवैज्ञानिक, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, क्रियात्मक मनोविज्ञान ये है। और असामान्य में मानसिक रोगों का अध्ययन है। पशु विज्ञान में तुलनात्मक मनोविज्ञान, इसमें थॉर्नडाइक व वॉटसन का योगदान माना जाता है। सामान्य मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान, ये 3 प्रकार की होती है: सामान्य मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, व्यवसाय मनोविज्ञान और धर्म मनोविज्ञान। संरचनावाद और अस्तित्ववाद के विलियम वुंट और टिचनर हैं। टिचनर प्रतिपादक हैं। संज्ञानात्मक और अस्तित्ववाद के प्रतिपादक विलियम वुंट और टिचनर। प्रकार्यवाद, कार्यवाद संप्रदाय के विलियम जेम्स जो कि अमेरिकी के थे। जॉन डीवी, एंजेल, कार्ल और थॉर्नडाइक। जॉन डीवी, एंजेल, कार्ल और थॉर्नडाइक ये प्रकार्यवाद कार्यवाद संप्रदाय के। सहचर्यवाद संप्रदाय के प्रतिपादक हैं जॉन लॉक। व्यवहारवाद के प्रतिपादक वॉटसन जो अमेरिका के। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड वियना के। गेस्टाल्टवाद के संप्रदाय हैं मैक्स वर्दिमर। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय की स्थापना मैक्स वर्दिमर ने 1912 में की और इस समर्थक कोलर, कॉफका, कुर्टलेविन, रोजर बार्कर। प्रेरकीय संप्रदाय के प्रतिपादक विलियम मैकडूगल। मानवतावादी संप्रदाय के प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो। शिक्षा की परिभाषाएं देखेंगे। मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, अरस्तु ने कहा। गांधी जी ने क्या कहा? मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम विकास से है। फ्रॉबेल ने कहा आंतरिक शक्तियों का ब्रह्म प्रकटीकरण है, ये फ्रॉबेल ने कहा। पेस्टोलॉजी ने कहा आंतरिक अभियोग्यताओं का स्वाभाविक, समरस एवं प्रगतिशील विकास है। प्लेटो ने कहा बौद्धिक परिवर्तन लाती है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन लाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। राधाकृष्णन ने कहा समाज का निर्माण करना चाहिए, संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। जे कृष्णमूर्ति ने कहा बच्चों को शिक्षित करें ताकि वे जीवन को पूर्ण रूप से समझ सकें। जॉन डीवी ने कहा सभी योग्यताओं का विकास है, वातावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता प्राप्त करता है। डमविल ने कहा जन्म से मृत्यु तक पढ़ते हैं, ये इसमें प्रभाव सम्मिलित रहते हैं और जो जन्म से मृत्यु तक पढ़ते हैं, डमविल ने कहा। जॉन लॉक ने कहा फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है, जॉन लॉक ने कहा। क्रो ने कहा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत उन्नत और समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है। कॉलसनिक ने कहा शारीरिक व मानसिक विकास करती है। अब इसमें देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। अभी तक हमने किसकी परिभाषाएं देखी? शिक्षा की परिभाषाएं। अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखेंगे। तो इसमें संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, स्किनर ने कहा।
संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, स्किनर ने कहा। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है, क्रू एंड क्रो ने कहा। क्रमबद्ध शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का अध्ययन है, स्टीफन ने कहा। पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है, शिक्षा BN झा ने कहा। कॉलसनिक ने कहा, मनोविज्ञान के सिद्धांत व अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। पील ने कहा, मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। सेंट्रॉक ने कहा, अधिगम के बोध में विभिन्नता दिखलाता है। जेम्स ड्रेवर ने कहा, मनोविज्ञान नियम एवं परिणामों के उपयोग से तथा साथ ही साथ शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ट्रो ने कहा, परिस्थितियों के मनोविज्ञान पक्ष का अध्ययन है। शिक्षा व्यापक है, साध्य संश्लेषण, आदर्श मूल्यों, जीवन उद्देश्यों से संबंध, आदर्श मूलक विज्ञान। ये शिक्षा है, व्यापक, साध्य, संश्लेषणात्मक, आदर्श मूल्यों, जीवन उद्देश्य से संबंध, आदर्श और मूल्यों, जीवन उद्देश्य से संबंध, आदर्श मूलक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान सीमित है, साधन है, विश्लेषणात्मक है। यह मनोविज्ञान भावात्मक व मानसिक प्रक्रिया है, विधायक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य। तो इसके प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम प्रक्रिया कराई जाती है। उसके बाद अधिगम शिक्षार्थी को, सबसे पहले शिक्षार्थी होता है, शिक्षार्थी को अधिगम की प्रक्रिया कराई जाती है, अधिगम स्थिति देखी जाती है, फिर उस अधिगम का अनुभव कराया जाता है, फिर शिक्षण स्थिति देखी जाती है, फिर इसके बाद अधिगम अनुभवों का मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल चॉइस में देखेंगे तो यहाँ पे धनात्मक और सकारात्मक विज्ञान है। तो ये किसने कहा? वॉटसन ने कहा। बालकों का ध्यान रखा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों का ध्यान रखा जाता है, अभिक्षमता का, योग्यता का, रुचि का। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोएकल ने किस पुस्तक में किया था? तो ये साइकोलॉजिया पुस्तक है जिसमें मनोविज्ञान रुडोल्फ गोएकल ने किया था प्रयोग मनोविज्ञान शब्द का। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? थॉर्नडाइक ने शुद्ध विज्ञान माना है। RS वुडवर्थ ने क्या किया? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया तथा वर्तमान में व्यवहार के स्वरूप को अपनाता है। ये RS वुडवर्थ ने परिभाषा दी थी। जीन पियाजे ने क्या कहा? द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं जीन पियाजे। मैकडूगल ने क्या किया? मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मैकडूगल ने दी आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन। अंतर्वेशन विधि को स्वीकारता है व्यवहारवाद के अनुसार। ये सही नहीं है। तो इसमें व्यवहारवाद के अनुसार क्या सही है? अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, चेतना का विरोध करता है, वातावरण पर बल देता है। व्यवहारवाद अवलोकनीय व्यवहार पर बल देता है, चेतना का विरोध करता है, वातावरण पर बल देता है। अंतर्वेशन विधि को स्वीकारता है। अब इसमें कौन सा कथन सही नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान में? तो इसमें केवल 2 है जो सही नहीं है। तर्क के विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान कैसा है? आत्मा का विज्ञान के रूप में है, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, चेतना के विज्ञान के रूप में, लेकिन इसमें तर्क का कोई विज्ञान नहीं है शिक्षा मनोविज्ञान में। अब इसमें 11 में बताना है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से मानी जाती है, राइट मानी जाती है। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, तो ये भी सही है।
जेम्स ड्रेवर ने जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मानव तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है, ये कथन दिया जेम्स ड्रेवर ने। असामान्य मनोविज्ञान साइकोसिस, यूरोसिस, असामान्य व्यवहार, मनोरोगी आदि का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो सामान्य मनोविज्ञान में। स्किनर मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। स्किनर 1879 ईस्वी में लिप्जिंग, जर्मनी में पहली प्रयोगशाला खोली गई। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? विलियम जेम्स की। अरस्तु जनक हैं मनोविज्ञान के। विलियम वुंश के द्वारा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली गई, विलियम वुंश के द्वारा। B.F. स्किनर ने क्या कहा? मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, ये स्किनर ने कहा। J.B. वॉटसन व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं J.B. वॉटसन। वॉटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वॉटसन। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, यह परिभाषा स्किनर ने दी। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक है जेम्स ड्रेवर की। ए डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है जेम्स ड्रेवर की। कॉलबर्ग ने द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, क्योंकि शिक्षा वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित कराता है, सही है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ विधियों की जानकारी देता है, सही है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं प्रदान करता, तो ये गलत है। व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है। उनको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध शिक्षण कार्य में प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में, बालकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में, कक्षा की समस्याओं के समाधान में। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है स्वयं के ज्ञान व तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की वुंट ने, और व्यवहारवाद की जो है वो वॉटसन है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं ये, शिक्षण अधिगम करता एवं शिक्षण प्रक्रियाओं से संबंधित है, या उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है। शब्द साइको का अर्थ है आत्मा, साइको का अर्थ है आत्मा। स्किनर ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो ये स्किनर के द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से। शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में आता है विद्यार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति, निर्देशन या मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह E.A. पील ने कहा। एलिस क्रो ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। एलिस क्रो ने कहा। क्रो ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर
पूर्वावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। क्रू एंड क्रू ने कहा, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया बाल केंद्रित। बालक का सर्वांगीण विकास ही मुख्य उद्देश्य है शिक्षा मनोविज्ञान का। व्यवहार मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। विकासात्मक विश्लेषण को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान विकासात्मक विश्लेषण को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने में शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करता है, कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ, ये पुस्तक ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ इसकी ये पुस्तक है C.W. बियर्स की। शिक्षा का समन्वित रूप शैक्षिक अवधारणा का सर्वाधिक उचित अर्थ है शिक्षा का समन्वित रूप। विद्यार्थी हेतु शिक्षण प्रभावशाली बन सकता है यदि विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षण दिया जाए। यह शिक्षण अधिगम और अधिगमकर्ता का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम और अधिगमकर्ता का अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों और विद्यार्थियों को समझना शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है। शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय भवन, खेल का मैदान और पुस्तकालय, इन सभी की विशेष भूमिका है। शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो सकता है जबकि अधिगमकर्ता को स्वयं करने की स्वायत्तता व नियंत्रण दिया जाए। निम्नांकित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य अनुशासन बनाए रखने में सहयोग, कक्ष की समस्याओं का समाधान, आकलन एवं मूल्यांकन में सहयोग। वॉटसन द्वारा लिखित एवं वर्ष 1925 में प्रकाशित लोकप्रिय पुस्तक है व्यवहारवाद। विषय एवं शिक्षार्थी दोनों ही शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से ध्यान में रखता है। विषय एवं शिक्षार्थी दोनों ही। आत्मनिरीक्षण विधि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। आत्मनिरीक्षण विधि और जो शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि है प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, निरीक्षण विधि, ये तीनों हैं। प्रयोगात्मक, उपचारात्मक, निरीक्षण विधि। शिक्षण का देखेंगे शिक्षार्थियों को मनोविज्ञान रूप से समझना और उसकी व्यक्तिगत शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तिगत की विशेषताओं को समझना अच्छा गुण है एक शिक्षक का। कहानी कथन विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करती है विकास की विशेषताओं को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, बालक की समस्याओं को समझने में। छात्र केंद्रित विधि है प्रयोजना, समस्या समाधान, दान नहीं है, व्याख्या है। छात्र केंद्रित विधि जो नहीं है वो व्याख्या है और छात्र केंद्रित विधि जो है वो प्रयोजना, समस्या समाधान है।
एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। बाल मनोवैज्ञानिक संबंधित है विकासात्मक अवस्था, बालक की सामाजिक अंतःक्रिया, परिपक्वता एवं आनुवंशिक प्रभाव। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक व हॉब्स द्वारा किया गया। स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। मनोविज्ञान की सबसे नवीनतम शाखा परामनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है, श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है, अध्यापकों को मापन की विधियों से परिचित करवाता है। अब शुरू करेंगे चैप्टर सेकंड, बाल विकास। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा? नेक्स्ट चैप्टर 2, क्रो एंड क्रो ने बाल विकास की परिभाषा देखेंगे कि बाल विकास में किसने क्या परिभाषा दी। क्रो एंड क्रो ने कहा, गर्भावस्था से प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था तक बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मुनरो ने बाल विकास में भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है विकास परिवर्तन। बर्क ने कहा, व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। फ्रॉवेल ने बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है ये कहा। जेम्स ड्रेवर ने कहा, जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। वेबस्टर शब्दकोश ने कहा, जीव भ्रूण अवस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है परिवर्तन से ही। वुडवर्थ ने कहा, वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है बालक का विकास। हॉलॉक ने कहा, विशेषताओं व योग्यताओं को प्रतिस्फित करता है नवीन विशेषताओं व योग्यताओं को। हॉलॉक ने कहा। फ्रैंक ने कहा, गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। गैसेल ने कहा, अधिक व्यापक विकास अभिवृद्धि की संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक व्यापक है। इसका अवलोकन, मूल्यांकन एवं कुछ सीमा तक तीनों रूपों शरीर रचनात्मक, गैर क्रियात्मक एवं व्यवहारात्मक में मापन किया जा सकता है। ये गैसेल ने कहा। तीनों रूप रचनात्मक, शरीर क्रियात्मक और व्यवहारात्मक में मापन किया जा सकता है, गैसेल ने कहा। हॉलॉक ने कहा, अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता। विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता, अपितु प्रगतिशील परिवर्तन में निहित होता है, जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होता है। तो प्रगतिशील परिवर्तन में निहित होते हैं ये जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। विकास व अभिवृद्धि की परिभाषाएं। मुनरो ने कहा, परिवर्तन श्रृंखला वह अवस्था है, विकास की परिवर्तन श्रृंखला वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। फ्रैंक ने कहा, वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। फ्रैंक ने कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। अभिवृद्धि शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन है। विकास शरीर तथा मन में होने वाले सभी प्रकार का परिवर्तन विकास कहलाता है, जैसे मात्रात्मक व गुणात्मक। हॉलॉक के अनुसार परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला जो परिपक्वता व अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है, विकास कहलाता है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, मध्य किशोरावस्था तक निर्धारित समय तक होती है। अभिवृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को व्यक्त करती है। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती है, विकास प्रक्रिया का एक भाग होती है, संरचना में सुधार से संबंधित है।
विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, जीवन पर्यंत होता है। सभी प्रकार के परिवर्तन सामाजिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक होते हैं। विकास एकीकृत होता है क्योंकि सभी पहलुओं को आपस में संबंधित करके चलता है। संरचना व कार्य में सुधार करते हैं विकास में। अभिवृद्धि माप का विषय है। वृद्धि वातावरण पर निर्भर करती है। अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि विकास के बाद होती है, रेखीय होती है। अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। विकास मूल्यांकन का विषय है। विकास वातावरण व जीवन दोनों पर निर्भर करती है। विकास में रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों होते हैं। विकास में विकास अभिवृद्धि से पहले होता है, वर्तुलाकार होता है। विकास को केवल अनुभव किया जाता है। वंशानुक्रम की परिभाषा बी.एन. झा ने दिया। जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। बी.एन. झा ने दिया वंशानुक्रम की विशेषताओं में। वुडवर्थ ने दिया जीवन का आरंभ के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय 9 माह पूर्व उपस्थिति थी, वुडवर्थ ने कहा। रुथ बेनेडिक्ट संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। वंशानुक्रम विशेषताओं एवं गुणों को निर्धारित करता है। पैतृक बच्चे की प्रमुख विशेषता, सोरेनसन ने कहा। जेम्स ड्रेवर ने कहा मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम है। जेम्स ड्रेवर ने कहा। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में 8 अवस्थाओं का वर्णन किया। जन्म से 2 वर्ष, विश्वास बनाम अविश्वास, इसमें आशा व उम्मीद होती है। 2 से 3 वर्ष में स्वायत्तता बनाम संदेह, लज्जाशीलता, इच्छा शक्ति, संकल्प गुण है इसका। पहल बनाम अपराध 3 से 5 वर्ष में ये इसका उद्देश्य है। परिश्रम बनाम हीनता 6 से 12 वर्ष सामर्थ्य है इसका। पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति 12 से 18। कर्तव्यनिष्ठा और नेतृत्व, घनिष्ठता बनाम अलगाव अवस्था 19 से 35। प्रेम स्नेह, जननात्मकता बनाम स्थिरता 35 से 65। देखभाल, अहम संपूर्णता बनाम निराशा 65 वर्ष से ऊपर। परिपक्वता गुण है इसका। खिलौनों की आयु किसको कहा? पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उद्दीपक से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, ये कथन सत्य नहीं है। उद्दीपक से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता, ये कथन सत्य नहीं है। और सत्य कौन कौन से? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं, प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है, पियाजे के अनुसार। द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था में ज़रसील्ड किशोरावस्था वह काल है जिसमें किशोर और किशोरी मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप यानी बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। ज़रसील्ड ने कहा। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था वह अवस्था है जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह अस्तित्व में है। वह अवस्था कहलाती है संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था कहलाती है, वस्तु दिखाई नहीं दे रही फिर भी वह
अस्तित्व में है, ये है संवेदनात्मक अवस्था। किशोरावस्था, एज ऑफ प्रॉब्लम किशोरावस्था। विकासात्मक मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान जिसके तहत गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति की वृद्धि एवं विकास का अध्ययन किया जाता है, वह है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकास का अध्ययन हो रहा है तो विकासात्मक मनोविज्ञान। वॉटसन ने कहा, मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहोगे वैसा बना सकता हूँ। वॉटसन ने कहा, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, ये संबंध गलत है। खतरे होते हैं, खतरे तो होते ही हैं विकास में। और विकास प्रतिमान की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, सही है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। विकास का सामान्य नियम कौन सा है? तो व्यक्ति विभिन्न दरों से विकसित होते हैं, ये भी है। विकास धीरे धीरे होता है, ये भी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव विकास का सही क्रम है? तो सही शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। कोल व ब्रुस, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास की दृष्टि से अनोखा काल है, कोल व ब्रुस ने कहा। शैशवावस्था पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण अवधि कहलाती है शैशवावस्था। सिर से पैर की ओर होता है सिर से पैर की ओर मस्तकोद्मुखी विकास का सिद्धांत, सिर से पैर की ओर। वंशानुक्रम और वातावरण, बाल विकास के संदर्भ में कौन सी युक्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वंशानुक्रम और वातावरण। विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? गर्भधारण से। भय, स्नेह, क्रोध। वॉटसन से नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही? भय, स्नेह, क्रोध की बात कही वॉटसन ने। एक दूसरे के पूरक हैं, विकास एवं वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं, विकास एवं वृद्धि। सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना किशोरावस्था में आती है, सेल्फ रेस्पेक्ट। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की कुल कितनी अवस्था बताई हैं? 6 बताई हैं। नैतिक विकास की अवस्था 6। अंतर्मुखी प्रवृत्ति बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था की विशेषता प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति, अनुकरण की प्रवृत्ति, संचय की प्रवृत्ति बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। किशोरावस्था बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास पूर्ण होता है। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। शिक्षार्थी के वजन और ऊंचाई मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास होता है स्मृति, अवबोध, तर्क से। विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्था बताई एरिक्सन ने? तो 8 अवस्थाएं बताई एरिक्सन ने। स्टैनले हॉल, आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत। किशोरावस्था का आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने दिया। एडोलसेंस पुस्तक स्टैनले हॉल ने ही लिखी। दुआ स्वप्न देखना किशोरावस्था का लक्षण है। विकास की दशा का सिद्धांत विकास की एक ही दिशा को निश्चित करता है। विकास की दिशा का सिद्धांत किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बाल विकास की परिभाषा
का अध्ययन क्षेत्र जो किसी बच्चे की संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। हेविंगहर्स्ट विकासात्मक कार्य का सिद्धांत। विकासात्मक कार्य का सिद्धांत हेविंगहर्स्ट पूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है। विकास संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है। संपूर्ण पक्ष के परिवर्तनों को प्रकट करता है विकास। किशोरावस्था के लक्षण हैं शारीरिक परिवर्तन, अस्थिरता की समस्या, संवेगात्मक समस्या। जॉर्ज स्टैनले हॉल ने सुखद संवेगात्मक किशोरावस्था को तूफानी एवं तनावपूर्ण जॉर्ज स्टैनले हॉल ने कहा तूफानी एवं तनावपूर्ण। गर्भावस्था से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं प्रसव पूर्व काल। गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई होती है जीन। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग नहीं होने के कारण होती है। अभिवृद्धि परिवर्तन के शरीर में कद, भार आदि परिवर्तन के लिए शब्द प्रयोग होता है अभिवृद्धि। XY गुणसूत्र होते हैं पुरुष में, तो महिलाओं में होते हैं XX। स्टैनले हॉल किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। स्टैनले हॉल ने कहा सर्वाधिक किशोरावस्था के समय में बालक का मानसिक विकास सर्वाधिक होता है। दिवास्वप्न दोस्तों का महत्व, विद्रोह की भावना किशोरावस्था की विशेषता है। परिवर्तन किशोरावस्था की विशेषता का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। मैत्री संबंध में भारी कमी किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है। क्या है? विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, अपने वय समूह का एक सक्रिय सदस्य और विशिष्ट रुचियों में विस्तार, ये किशोरावस्था के विकास के लक्षण हैं। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना, स्पष्ट एवं स्थायी आत्म प्रत्यय किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। नीचे आ जाओ, चलो। विकास यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। यह एक सतत प्रक्रिया है। परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। बालक का विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर की दिशा में होता है। यह कथन विकास की किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये विकास दिशा का सिद्धांत है। सिर से पैर की दिशा में होता है विकास दिशा का सिद्धांत। कौन सा विकास का सत्य सिद्धांत नहीं है? तो बी नहीं है। सत्य देखेंगे तो प्रारंभिक विकास पक्षवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, सही है। विकास में परिवर्तन होता है, सही है। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है, सही है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के शारीरिक विकास के लिए। डी देखेंगे निरंतरता के सिद्धांत से विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत है। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है, तो ये बाल विकास का सिद्धांत है। परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष। मानव विकास डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये जो मानव विकास जो होता है
पूर्वानुमेय प्रेडिक्टेबल होता है, सही है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, सही है। ये रेखीय नहीं होता, ए इसका गलत है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZDP की अवधारणा दी गई वाइगोत्स्की ने। निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZDP की अवधारणा वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई। किशोरों की उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन। पाठ्येतर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन करना चाहिए। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण है अवसरों की प्रतिकूलता। 1904 में स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था में आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने किया? स्टैनले हॉल ने। किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण टीचिंग ऑफ काउंसलिंग अत्यंत सक्रिय होता है? तो ये किशोरावस्था में टीचिंग ऑफ काउंसलिंग होता है। व्यक्तित्व देखेंगे, चैप्टर 3 नाउ स्टार्टेड। और यहाँ पे व्यक्तित्व देखेंगे तो वॉरेन ने व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन होता है, संपूर्ण मानसिक संगठन बता दिया वॉरेन ने। वुडवर्थ ने बताया संपूर्ण विशेषताओं का समग्र रूप ही व्यक्तित्व है। गिलफोर्ड ने बताया व्यक्ति के गुणों का समन्वित रूप। गिलफोर्ड ने बताया। ऑलपोर्ट ने बताया शारीरिक एवं मनोदैहिक गत्यात्मक दिशाएं होती हैं जिसमें व्यक्ति सामाजिक वातावरण संतुलन सामंजस्य बनाए रखता है। ऑलपोर्ट ने बताया। वैलेंटाइन ने अर्जित प्रवृत्तियों का योग। वैलेंटाइन ने जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग। वैलेंटाइन ने मन व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों रुचियों दृष्टिकोण क्षमताओं योग्यताओं तथा अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। व्यक्तित्व के प्रकार। हिप्पोक्रेट्स ने प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। हिप्पोक्रेट्स ने प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था जिसके अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार का होता है: पीला पित्त, काला पित्त, श्लेष्मा कफ और रक्त। हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। स्लेडेन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार गोलाकार यानी कि एंडोमॉर्फी, आयताकार मीजोमॉर्फी, लंबाकार एक्टोमॉर्फी। गोलाकार एंडोमॉर्फी, आयताकार मीजोमॉर्फी, लंबाकार एक्टोमॉर्फी होता है। क्रेशमर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार गोलाकार पिकनिक, लंबकाय एस्थेटिक, सुडौलकाय एथलेटिक और मिश्रितकाय डिस्प्लेटिक होता है। क्रेशमर के अनुसार युंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी एकांत प्रिय असामाजिक निराशावादी। बहिर्मुखी सामाजिक हसमुख मिलनसार आशावादी। बाद में इनके शिष्य ने कहा कि समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही प्रकार के लक्षण देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति उभयमुखी होता है ऐसा उभयमुखी। तो अंतर्मुखी जो होता है सरल स्वभाव आत्मपरक दृष्टिकोण और बहिर्मुखी में वस्तुपरक दृष्टिकोण। सरल अंतर्मुखी में आत्मपरक दृष्टिकोण, बहिर्मुखी में वस्तुपरक दृष्टिकोण। अंतर्मुखी आत्म केंद्रित, बहिर्मुखी लोक केंद्रित। अंतर्मुखी मितभाषी स्वार्थी स्वभाव का और बहिर्मुखी वाचाल। अंतर्मुखी सामाजिकता का अभाव, बहिर्मुखी अत्यंत सामाजिक। अंतर्मुखी मनोविनोद का अभाव, हंसी मजाक और बहिर्मुखी मनोविनोदी। अंतर्मुखी दोस्तों का अभाव, बहिर्मुखी मित्र ज़्यादा होते हैं। अंतर्मुखी मानसिक शक्तियों का विकास विशेष रूप से होता है, बहिर्मुखी सामान्य रूप से होता है। अंतर्मुखी आदर्शवादी होते हैं, बहिर्मुखी यथार्थवादी होते हैं। अंतर्मुखी उत्तम लेखन होते हैं और बहिर्मुखी उत्तम भाषण होते हैं। अंतर्मुखी निराशावादी, बहिर्मुखी आशावादी। अंतर्मुखी निर्णय क्षमता कमज़ोर और बहिर्मुखी में निर्णय क्षमता उत्तम। अंतर्मुखी में आज्ञा पालन व्यवहार, बहिर्मुखी में प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार। आज्ञा पालक व्यवहार, अंतर्मुखी में आज्ञा पालक व्यवहार, बहिर्मुखी में प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार। चिंतायुक्त अंतर्मुखी में
और चिंता मुक्त बहिर्मुखी में। चिंता मुक्त नेतृत्व का अभाव अंतर्मुखी में, और नेतृत्व का गुण उत्तम होता है बहिर्मुखी में। समायोजन कमज़ोर होता है अंतर्मुखी में। एकांतवासी शर्मीले स्वभाव के होते हैं अंतर्मुखी, और समायोजन कमज़ोर होता है। इसमें समायोजन उत्तम होता है बहिर्मुखी में। एकांतवादी शर्मीले स्वभाव के अंतर्मुखी तो स्पष्टवादी बहिर्मुखी होते हैं। आध्यात्मिक तथा साहित्यिक विषयों में रुचि, जैसे लेखन, विचारक, दार्शनिक, वैज्ञानिक अंतर्मुखी बनते हैं। और बहिर्मुखी सामाजिक, राजनैतिक, जैसे राजनेता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार सतोगुणी, रजोगुणी, रजगुण, तमोगुणी, तमगुण, सतोगुणी सद्गुण वाले, धार्मिक, सहयोगी, मिलनसार, आदर्श व्यक्ति। रजोगुणी वीर, साहसी, निडर, सेवक, राजा, रक्षक, बलिदानी। तमोगुणी तम गुण वाले, आलसी, अंधकार प्रिय, झगड़ालू, असामाजिक प्रकृति वाले। आधुनिक पाश्चात्य मत के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार, तो व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं: भावशील, कर्मशील, विचारशील। भावशील भावुक प्रवृत्ति वाले, सदा दुखी, दूसरों के दुख से दुखी, किसी की बात मान लेते, भावशील वाले। कर्मशील कर्मठ, कर्म पर विश्वास करने वाले, अंतिम रूप से सुखी रहते हैं। विचारशील वैचारिक व्यक्ति, प्रत्येक कार्य सोच समझकर करता, सदा खुश रहते हैं। व्यक्तित्व का मापन, एक व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार का है और किसी कार्य या सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो प्रक्षेपण विधियाँ और अन्य विधियाँ। प्रक्षेपण विधियाँ, अन्य विधियाँ। प्रक्षेपण विधियाँ में आती हैं टेट, कैट, IBT, SCT, FWAT, FPT, FDT और DPT और CPT। अन्य विधियों में आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ और वस्तुनिष्ठ विधियाँ आती हैं। आत्मनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ विधियों में आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि। वस्तुनिष्ठ विधियों में निरीक्षण विधि, समाजमिति विधि, निर्धारण, मापनी और परिस्थिति परीक्षण, शारीरिक परीक्षण, ये वस्तुनिष्ठ विधियों में आते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार, मनुष्य मात्रा में जो कुछ भी व्यक्तिगत भेद हों या भिन्नता दिखाई देती हों, उन्हें मुख्यतः 2 प्रकार में बांटकर समझा जा सकता है: भौतिक या शारीरिक भिन्नता और मनोवैज्ञानिक भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, नैतिक भिन्नता, शारीरिक भिन्नता, सामाजिक, व्यक्तित्व, मानसिक, धार्मिक, प्रजातीय, सांस्कृतिक भिन्नताएं, ये सभी पाई जाती हैं। शारीरिक भिन्नता हो गई शरीर की बनावट, परिपक्वता, लंबाई, रंग, रूप। ये शारीरिक भिन्नता आयु, भार, आकार, लिंग भेद, किशोर, वृद्ध, लंबे व्यक्ति, ठिगने कद, भारी व्यक्ति, हल्का व्यक्ति, स्त्री, पुरुष। मानसिक भिन्नताएं में मानसिक गुण और बौद्धिक क्षमता, जैसे कि रुचि, सृजनात्मक, स्मरण शक्ति मानसिक गुण में, और बौद्धिक क्षमता प्रतिभाशाली, श्रेष्ठ, सामान्य, मंद, मूढ़, ये बौद्धिक लब्धि के आधार पर होता है। वंशानुक्रम में चरित्र, बुद्धि, सामाजिक स्थिति, वंशानुक्रम में शारीरिक लक्षण और मूल शक्ति, व्यावसायिक योग्यता, ये वंशानुक्रम में मिलते हैं। मन के अनुसार उम्र के साथ हम में अंतर होता जाता है, ये मन के अनुसार। वातावरण का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है व्यक्ति पर। वातावरण से बुद्धि और स्वास्थ्य बनता है, मानसिक विकास होता है, और शारीरिक विकास और सामाजिक विकास पे भी फर्क पड़ता है। ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन निर्धारित करता है। ऑलपोर्ट ने कहा, अचेतन विचार, प्रेरणाएं, आवेग व इच्छाएं व्यक्तित्व के किस भाग की निर्माण करती हैं? अचेतन। वैलेंटाइन ने व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रकृतियों का योग। वैलेंटाइन ने कहा,
हिप्पोक्रेट्स ने सर्वप्रथम व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेट्स के द्वारा किया गया। कार्ल जुंग ने अंतर्मुखी बहुमुखी में वर्गीकरण किया व्यक्तित्व का। उभयमुखी जो वो होते हैं, कुछ दोनों ही गुण पाए जाते हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। भ्रमण व्यक्तित्व निरीक्षण की विधि नहीं है। व्यक्तित्व निरीक्षण की विधि है निरीक्षण, शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इदम अहम अति अहम, ये फ्राइड के अनुसार मन की संरचना का सही क्रम है। इदम अहम अति अहम। पर्सोना लैटिन भाषा के शब्द से हुई उत्पत्ति। प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता अस्पष्ट उद्दीपक, अनुक्रिया की स्वतंत्रता, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण। प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषताएं हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं संदेही, संकालु स्वभाव तथा एकांत प्रिय। दूसरों के हंसी मजाक में भाग लेना पसंद नहीं करते, कम बोलने वाले, लज्जाशील होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले। अतीन्द्रिय बालक होते हैं, अतीन्द्रिय कठोर बालक होते हैं। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? काम प्रवृत्ति पर। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना की मूल इकाई क्या है? व्यक्तित्व के शील गुण। ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के शील गुण। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, स्वयं अपने में ही रुचि रखते हैं। केस स्टडी के प्रतिपादन कौन है? टाइडमैन। केस स्टडी इतिहास, व्यक्तित्व इतिहास विधि के प्रतिपादन है टाइडमैन। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा। स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या कितनी है? 10। स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या है 10। व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में कौन कौन से सही है? सही देखेंगे। शारीरिक एवं मानसिक आयाम, संवेगात्मक आयाम, सामाजिक आयाम। भौतिक आयाम सही नहीं है। वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? पाइन व टेंडलर ने किया वाक्य कहानी पूर्ति परीक्षण का प्रतिपादन। 16 PF प्रश्नावली के प्रतिपादक कौन है? RB कैटल 16 PF प्रश्नावली के प्रतिपादक। साक्षात्कार विधि व्यक्तित्व की एक आत्मनिष्ठ विधि है। साक्षात्कार विधि। वृद्धि ग्रोथ मात्रात्मक व्यक्ति क्षमता रूपी प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? वृद्धि ग्रोथ। क्रेशमर जो जर्मन विद्वान है, उसे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? शारीरिक संरचना के आधार पर। TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? मॉर्गन व मुरे ने। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर अलग होता है? मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। व्यक्तित्व विभिन्नता का क्या अर्थ है? कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। जुंग व्यक्तित्व को उसके सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। व्यक्तित्व इतिहास प्रणाली छात्र के असमान व्यवहार के अध्ययन के लिए किस प्रणाली का उपयोग सही है? व्यक्तित्व इतिहास प्रणाली।